हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक। ये कृतिका में लिया गया है। ये जो रचना है एक व्यंग्य रचना है। जैसा कि यह शीर्षक से पता चल रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक। ये एक नाक के बारे में कहानी है और ये एक जॉर्ज पंचम की नाक इस रचना को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, जो इसके लेखक है कमलेश्वर, उनकी व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने सरकारी कार्य पद्धति पर टिप्पणी की है। एक बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे पर आने वाली थीं। इंग्लैंड के अखबारों में रानी के दौरे के बारे में चर्चा हो रही थी और इन खबरों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों और उनसे संबंधित सभी के बारे में विस्तृत जानकारियां होती थीं। ये सारी खबरें दिल्ली तक भी पहुंचती थीं। दिल्ली में रानी के स्वागत की तैयारियां हो गई थीं और इस तरह से नई दिल्ली का कायापलट भी होने लगा था। सड़कें बनने लगी थी, पुरानी सुधरने लगी थीं, इमारतों को सजाया संवारा जाने लगा और नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर पर थीं। फिर भी कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। तो ये जॉर्ज पंचम की नाक एक तरीके से देखा जाए तो कहानी नाक शब्द पर केंद्रित है और भारतीय समाज में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि नाक को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को हमारे देश के हुक्मरान देश की नाक यानी प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं। तो लेखक का उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से इस वर्ग की गुलाम मानसिकता पर करारा व्यंग्य करना है और देखा जाए तो लेखक अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल भी हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था तो फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों की भी पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये जो लाइन कही है उन्होंने कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, ये लेखक ने इसके भारत की पत्रकारिता के, हिंदुस्तान की पत्रकारिता के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसी पत्रकारिता हो रही है हमारे भारत में। इस तरह की पत्रकारिता दरअसल आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है, क्योंकि ये प्रवृत्ति हमारे देश और समाज की उन्नति के लिए बाधक और घातक है। ये पत्रकारिता का काम और आदर्श नहीं है, बल्कि एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता लेखक ने बताई है। पत्रकारिता क्योंकि लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है
जिसके ऊपर लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक और सचेत बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये समाज में अधिकारों के रक्षक के रूप में, पहरेदार के रूप में समाज और राष्ट्र दोनों के ही विकास में बड़ी इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता से और समाज को कोई फ़ायदा नहीं होता है चमचागिरी वाली, कि मात्र व्यक्तिगत प्रशंसा या पुरस्कार के लिए समाज के एक विशेष पाठक अलग करें, वर्गों को खाई में ढकेलना कोई पत्रकारिता नहीं है, अपराध और बल्कि चमचागिरी करना है। तो लोकतंत्र को लेखक ने बताया है कि भीतर भीतर कमज़ोर करने वाले लोगों को इस तरह की पत्रकारिता लेकिन बहुत अच्छी लगती है। मगर पत्रकारिता जो है ऐसी होनी चाहिए जो समाज का आईना बने, समाज का आदर्श बने। तो इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। क्या कुछ होना, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसके शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता यानी स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, और सड़कें जवान हो रही थी। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह यानी नवयुवतियों की तरह श्रृंगार किया। इसमें जो बताया है कि दिल्ली का काया पलट होने लगा, तो काया पलट कैसे हुआ होगा कि दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों को ठीक ठाक किया गया होगा। दिल्ली की खराब हालत की सड़कों की मरम्मत की गई होगी। दिल्ली शहर में साफ़ सफाई के लिए योजनाएं तैयार की गई होंगी। सरकारी भवनों की साफ़ सफाई की गई होगी और उन्हें पेंट किया गया होगा। हवाई अड्डे को स्वागत के लिए तैयार किया गया होगा। ये सारी तैयारियाँ हो रही थी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, पर सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक, क्योंकि हमारा देश आज़ाद एक तरीके से उस समय आज़ादी की तरफ था, लेकिन आज़ाद हुआ नहीं है जिस समय की ये घटना बताई जा रही है। तो वहाँ जो जॉर्ज पंचम की नाक है, तो जो देशभक्त लोग हैं वो शायद उनकी नाक को तोड़ देना चाहते हैं, और जो कुछ लोग हैं भाई जो उसकी बचाना चाहते हैं नाक के लिए। तो यही गर्मा गर्म बहसें होती थी, और जो इसीलिए उसकी नाक की रक्षा के लिए कुछ हथियारबंद पहरेदार भी लगा दिए गए थे, क्योंकि कुछ लोग उनकी नाक को तोड़ना चाहते थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट कहते हैं खंबा या मूर्ति के लिए। रानी आए और नाक ना हो, एक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की यानी देश का भला चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी रानी एलिजाबेथ आ रही हैं और उनके सामने अगर नाक नहीं रहे तो बड़ी बेइज्जती वाली, बड़ी अपमान वाली बात है। तो नाक लगाने के प्रयास हो रहे हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है।
ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। लाट जो मूर्ति है, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इन जो अधिकारी हैं, भारतीय अधिकारी हैं, उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो नए अधिकारी आए हैं, उन्होंने पुरानी फाइलों को, जैसे कि यहाँ का तो नियम ही है कि ऑफिस में जो फाइलें वगैरह होती हैं दफ्तर में वो दबा दी जाती हैं, तो वही वाली बात कही जा रही है कि फाइलें हजम हो चुकी हैं। और इस तरीके की बात उन्होंने कही है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार यानी आपके कंधे पर जिम्मेदारी है, कार्यभार है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश की गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाएं। यानी जो मूर्तिकार है वो थोड़ा सा एक तरीके से उसने गिरने वाली कोशिश की है, अपने पद से, अपने भारतीयता से भी गिरने की बात की है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मूर्तियाँ जो होंगी वो देशभक्तों की होंगी, और वो एक जॉर्ज पंचम के लगाना, और वो भी उस जॉर्ज पंचम के जिसने हमारे देश पर शासन किया। और उसने जो है जॉर्ज पंचम के बारे में अगर बताऊं तो वो इंग्लैंड के राजा थे और उसने भारत पर लंबे समय तक क्रूर शासन किया था। एक लंबी लड़ाई के बाद हमारे देश को जॉर्ज पंचम के देश से आज़ादी हासिल हो पाई। तो शोषक का इतना सम्मान और मूर्तिकार सोच रहा है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासियों को हुक्म हुआ और सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने
अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे इसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश द्वारे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन लाल मालवीय जी की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? तो जो नाक नहीं लग पा रही है तो उसका कारण ये है कि इसमें लेखक ने जो ये व्यंग्य किया है, तो लेखक इस ओर संकेत करना चाह रहा है कि जॉर्ज पंचम, जैसे कि मैंने बताया, इंग्लैंड के राजा थे और उसने भारत पर लंबे समय तक क्रूर शासन किया था। और एक लंबी लड़ाई के बाद हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी, तो शोषक का सम्मान कभी भी शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वालों से अधिक नहीं हो सकता। तो किसी भी देश या जनता के लिए उसका संघर्ष करने वाले नेता ही सर्वोच्च सम्मान के पात्र हो सकते हैं, ना कि एक शोषण करने वाला। तो जॉर्ज पंचम की जो लाट पर किसी भी भारतीय नेता या तो कि भारतीय बच्चे की भी नाक जो फिट नहीं बैठ रही है, उसके माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि उसके लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान करने वाले सभी भारतीय, चाहे वह बूढ़े हों, चाहे जवान या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, उनकी मान मर्यादा और इज्जत की बराबरी उस शोषक से, जिसने हमारे देश पर कब्जा किया था, उस क्रूर शासक जॉर्ज पंचम के सम्मान से नहीं की जा सकती। इसका कहने का तात्पर्य यही है। राजधानी से सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। तो ये, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, उसके दरवाजे फिर बंद किए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। क्या मूर्तिकार ने कैसी बात कह दी कि जिंदा नाक लगा दी जाए? तो जो अभी जो बात आई है कि नई दिल्ली में सब कुछ था और सिर्फ नाक नहीं थी, इस वाक्य के माध्यम से लेकर कहना चाहते हैं कि जो हुक्कामों के गुलाम मानसिकता पर बड़ा ही उन्होंने करारा व्यंग्य किया है इसमें। क्योंकि इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ भारत की यात्रा के समय जो आ रही हैं, भारत की यात्रा के समय जो राजधानी में लगी जॉर्ज पंचम की नाक टूट जाने की जो घटना है और उसको फिर से लगाने की जुगत में जो देश के अधिकारी लगे हुए हैं, इससे उनकी मानसिकता का पता चल रहा है। वो ऐसे लोग हैं हुक्काम के जो एक मूर्ति के नाक ना होने को अपने सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और बदहवास हो रहे हैं, जबकि नाक टूट जाने को एक सामान्य घटना माना जाना चाहिए।
क्योंकि हमारे देश में बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियों को खंडित रूप में पाया जाता है और फिर भी उससे उन्हें महत्व दिया जाता है। और वो भी एक ऐसे आदमी जो हमारे देश की गुलामी के प्रतीक भी रहा, उसकी मूर्ति को, नाक को देश के सम्मान से जोड़कर देखने की मानसिकता को सिर्फ नाक नहीं थी। ये हुक्कामों की ये चीज़ जो है ये समझ में नहीं आ रही। उनकी मानसिकता, उनकी गुलामी मानसिकता है। अब चूँकि जो मूर्तिकार है वो बड़ा ही असंवेदनशील है, उसमें बिल्कुल भी संवेदना नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उसने जो उपाय अब सुझाया है वो सीधा ये सुझाया है कि जो देश में जो इतने लोग हैं उनमें से 40 करोड़ लोग हैं, उनमें से एक की नाक लगा दी जाए। तो ये मूर्तिकार की जो दो कोशिशें मूर्खता और भयानक रूप से ये असंवेदनशील हैं। और इस उपाय में जो अंतिम ये उपाय कर रहा है, इसमें तो मूर्तिकार क्रूरता की हद पार कर रहा है बिल्कुल। तो मूर्तिकार बड़ा ही लालची किस्म का व्यक्ति है और अपनी सफलता के लिए किसी भी हद तक जाने वाला वो व्यक्ति है। तो बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अब जो काम है वो तो रानी एलिजाबेथ के सामने बस अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। और उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी इतनी क्रूर काम करने की। ये तो एक तरीके से बहुत ही गलत कार्य है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब पत्थर की लगे कैसे? क्योंकि नाक ही जिंदा लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो इसमें जो जिक्र किया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले जो उस दिन अखबार खामोश थे, चुप थे, वो क्यों थे? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी को दिखाने के लिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर एक भारतीय की जीवित नाक काटकर लगाई गई थी और वह पत्थर की मूर्ति की नाक के लिए जिंदा आदमी की नाक काट लेने का काम बहुत क्रूर और अमानवीय था। तो इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। क्योंकि इस घटना के लिए देश के जिम्मेदार नेता और बड़े अधिकारी भी शामिल थे और एक कलाकार भी, जो मूर्तिकार है, वो पैसों के लालच में इस अमानवीय कार्य में शामिल था। तो ये सारे लोग इस काम को देश की नाक बचाने वाला मान रहे थे और क्रूरता और षड्यंत्र से भरी इस घटना से दुखी अखबारों को पूरा देश बिना नाक का लगने लगा था। इसलिए वे मूर्ति की नाक की खबर को जिंदा नाक के रूप में देते हैं, लेकिन उसके साथ कोई और खबर नहीं छापते।
और अखबारों ने जो जिंदा नाक लगने की खबर को प्रस्तुत जिस प्रकार से किया था वो ऐसे किया था कि अखबारों द्वारा जो जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी चालाकी और अमानवीयता के साथ प्रस्तुत किया गया था। भारत के सभी अखबारों ने ये खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। किसी भी अखबार ने ये खबर नहीं दी कि जिंदा नाक लगी कैसे। इस प्रकार लेखक ने हमारी इस गुलामी मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है, करारा प्रहार किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।